जो आज चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, प्रॉपर वे में जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो द नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। क्या है? नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म की जो बात करते हैं ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, एक आइडियोलॉजी थी। अब पॉलिटिकल पार्टी नाम ले दिया तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? जिसके सारे मेंबर की आइडियोलॉजी, जिसके सारे मेंबर के व्यूज ऐसे ही होते हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी के होंगे। क्लियर? तो ये क्या है? नाजिज्म जो है एक आइडियोलॉजी है किसकी? जो नाजी पीपल उसको फॉलो करते हैं, जिन लोगों की, वो हम बात करेंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी थी जर्मन सोशल पार्टी, जर्मन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी, जिसका बोलते हैं आप नाजी पार्टी। अर्लियर जो इसका नेम था, तो अर्लियर इसको हम बोलते थे जर्मन वर्कर सोशल पार्टी। इस टाइम वो कैसे चेंज हो गया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, दोनों में डिफरेंस है। तो नाजी पार्टी जो है, नाजिज्म, अब बोलते हैं कि जो नाजिज्म यानी नाजी आइडियोलॉजी के जो लोग थे वो कैसे आएगा आपकी जर्मनी के अंदर, प्लस लेके कौन आ रहा है, यानी राइज ऑफ हिटलर कैसे हुआ। तो बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से राइज ऑफ हिटलर होगा। अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसके कैरेक्टर्स के बारे में देख ले। अगर मैं इस चैप्टर को जब भी स्टार्ट करती हूँ तो मैं कभी भी आपका डायरेक्ट ये चैप्टर टीच नहीं करती, बिल्कुल भी आप लोगों को ये चैप्टर टीच नहीं करती। उससे पहले मैं जाती हूँ वर्ल्ड वॉर के पास, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है? राइज ऑफ हिटलर। सिंपल बात करती हूँ दोबारा। नाजिज्म जो है एक नाजिकल पार्टी थी जर्मनी के अंदर, 1920 में वो फॉर्म होती है। उससे पहले उसका नाम कुछ और था, 1919 से काम कर रही है। चैप्टर का नेम था राइज ऑफ हिटलर एंड नाजिज्म। राइज ऑफ हिटलर की बात करते हैं, कुछ एक ऐसे सर्कमस्टांसेस आए, कुछ एक ऐसे कॉजेज थे जिसकी वजह से हिटलर जैसा एक पावरफुल कैरेक्टर हम लोगों के सामने आया। हम लोगों मीन्स कि पूरे वर्ल्ड के सामने आया, जबकि उसको पहले कोई जानता तक भी नहीं था। कुछ ऐसा उसने किया कि पूरे वर्ल्ड में वो पॉपुलर होता है। चाहे वो पॉपुलर होता है अपनी जर्मनी को एक अच्छी प्रोग्रेस के लिए, चाहे वो होता है आपका पॉपुलर किसके लिए कि वो अपने पूरे वर्ल्ड में उसने अपनी क्रूरटी को स्प्रेड कर दिया। तो नाजिज्म क्या था? नाजिज्म आपका एक थ्योरी थी, एक आइडियोलॉजी थी, जिसको सारे के सारे जो इस नाजी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते थे उसके लोगों की बात थी। वो एक व्यू पे, एक आइडियोलॉजी पे काम कर रहे थे, एक जैसी सोच थी सबकी, उस चीज की बात की। फिर हम बात कर रहे हैं कि चलो जब इस चैप्टर को रीड ही करना है, जब इस चैप्टर के बारे में हम लोगों को कुछ सीखना है, तो थोड़ा सा इसके कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। अगर आप कैरेक्टर की बात करते हो बेटा, मेन कैरेक्टर इसका एडोल्फ हिटलर ही होगा। एडोल्फ हिटलर ही क्यों होगा? क्योंकि सारी स्टोरी जो होगी इसी बंदे की वजह से होगी, और ये अकेला बंदा ही एक ऐसा होगा जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा। वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट करवा देगा ये एक पर्सन, जिसका बर्थ हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया कंट्रोल जर्मनी के अंदर। उसके बाद वो अपनी लाइफ को धीरे धीरे स्ट्रगल के साथ स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद वो एक टेक्नोलॉजी स्कूल में भी पार्टिसिपेट करता है, टेक्नोलॉजी स्कूल में भी पार्टिसिपेट करेगा, बट वो स्कूल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता टेक्नोलॉजी स्कूल में उसका। कुछ टाइम के बाद उसको ड्रॉप भी कर देता है। ड्रॉप किया, वैसे वो पास कर लेता है अपना, लेकिन फिर उसको बीच में 16 की एज में वो अपने स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाता है। वो कहता है कि मैं सेल्फ लर्निंग में बिलीव करता हूँ, कोई और मुझे सिखाए इस चीज में नहीं, क्योंकि एडमेंट था। कल की स्टोरी में हम लोगों ने देख लिया उसको कैसे पैम्पर्ड उसकी मदर करती थी। इस वजह से ऐसा कुछ उसकी लाइफ में इंसिडेंट था। जिस दिन वो उसका पास होता है स्कूल से, ड्रॉप आउट से जस्ट पहले जो उनकी पार्टी होती है, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक सब कुछ करता है। लेकिन इतनी ड्रिंक की कि लास्ट डे उसने क्या किया, जैसे ही नेक्स्ट डे वो आता है और होश हाश में आता है अपना, तब उसने डिसाइड कर लिया कि वो लाइफ में कभी ड्रिंक नहीं करेगा, ये बहुत गलत चीज है। तो उसने अपनी जिंदगी में कभी ड्रिंक भी नहीं की। एडोल्फ हिटलर की बात करेंगे, कैसे कैसे अपनी कंट्री के लोगों के लिए काम करेगा, ये सारी चीजें। पॉल हिडनबर्ग की बात करते हैं। पॉल हिडनबर्ग जो थे बेटा प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी थे। ये क्या थे बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी थे, प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, प्रेसिडेंट जर्मनी थे। और इन्होंने क्या किया था? आपके हिटलर को चांसलर की पोस्ट ऑफर की थी। चांसलर क्या होता है? सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है बेटा जर्मनी में। सबसे पहले नंबर पे आएगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद अगर कोई पोस्ट है तो उनकी चांसलर की पोस्ट होती है, वो हिटलर को देता है। ये हिटलर को दिया, क्यों दिया? क्योंकि वो हिटलर की ऑरेटरी स्किल से, हिटलर ने जो काम किया है। कसम, अपना माइक ऑफ कर दो बेटा। ओके सॉरी। तो
वो क्या करता है अपना इन सब से, उसने अपने जैसे भी उससे इम्प्रेस होता है और इम्प्रेस होके उसने उसको चांसलर की पोस्ट दे दी। नो डाउट कि इसने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था, 2 बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, 37% इसकी वोट पार्टी भी वोट लेके आएगी, उसके बाद उसको चांसलरशिप मिलती है। हिडनबर्ग उससे इम्प्रेस होके उसको ये चांसलरशिप की पोस्ट दे देता है। 1935 में उसकी डेथ होगी। जोसेफ गेबल्स की बात करते हैं। जोसेफ गेबल्स क्या था बेटा, इसका एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर क्या था कि जो भी इसके काम होंगे, किसके, हिटलर के, जो ये स्ट्रेटजी रेडी कर रहा है, जो ये काम कर रहा है, उन सबको पूरी पब्लिक में पूरी स्ट्रेटजी को एक प्लानिंग के साथ वो लेके जाता है। प्रोपेगेंडा यानी कि जो इसने काम स्टार्ट कर दिया वो आगे स्प्रेड करने का काम किसका है, गेबल्स का था। हेजमल साक की बात करते हैं। हेजमल साक कौन था बेटा, इनका फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा। किसका, जिस टाइम हिटलर आपकी पावर में होगा उस टाइम वो फाइनेंस मिनिस्टर है। नो डाउट कि वो उससे पहले भी था, उससे पहले भी वो आपकी पॉलिटिक्स में एक्टिव था और वो नाजी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, फिर वो हिटलर के साथ आता है और हिटलर का फाइनेंस मिनिस्टर बनता है। अगर इसकी वर्क की बात करें, इसने एक स्लोगन दिया था, फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट। जिस टाइम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर जॉब नहीं थी, पूरा वर्ल्ड क्राइसिस आ गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उस टाइम आपके हेजमर साक्स ने अपनी जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत अच्छे से उसको कैटल किया था, बहुत अच्छे से उसको संभाल लिया था। हेजमर साक की बात करते हैं। इसी के टाइम पीरियड में आज की भी जो फेमस कार है फोक्सवैगन और आपकी एक सुपर हाईवे नाम की 2 कार लॉन्च की थी इसने। फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। काइजर वेलम, अब ये जरूरी है कि ये करेक्टर समझना भी जरूरी है। काइजर वेलम, पहली बात तो काइजर वेलम जो है होहेजोलन डायनेस्टी से बिलोंग करता है। होहेजोलन डायनेस्टी से बिलोंग करेगा। होहेजोलन डायनेस्टी कहां से है बेटा, जर्मनी की है। ये जर्मनी का किंग था कौन, आपका वेलम। और जो एक काइजर वर्ड यूज कर रहे हैं, तो जर्मनी के किंग के लिए वर्ड यूज होता था काइजर। जैसे हम लोगों ने फ्रांस में देखा है, फ्रांस में हम लोगों ने वर्ड यूज किया था क्या बच्चे, ल्यूइस। यहाँ हम वर्ड क्या यूज करेंगे, काइजर। जो आपका कब किंग बनता है, आफ्टर 1871। 71 में ये किंग बनेगा। किंग कैसे बन रहा है ये, इसकी भी जिम्मेवारी अभी देख लो कौन था। ये ग्रैंड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जो आपकी उस टाइम आपकी क्वीन थी, कहाँ पे आपके सॉरी क्या नाम है उसका, इंग्लैंड की क्वीन है, इंग्लैंड की क्वीन है। उनका ये ग्रैंड सन था। नीदरलैंड से यानी हॉलैंड से बिलोंग बिलोंग करते थे। फिर ये प्रुशिया के किंग आए और उसके बाद ये आपका क्या होता है, आपका जर्मनी का किंग बनता है। और ये जो इनकी डायनेस्टी का नाम है होहेजोलन डायनेस्टी है, जर्मनी में रूल कर रही थी। और कब से, 1871 से 1918 तक ये रूल करेगी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म होने के बाद ये भी खत्म होगा। ओटो वन बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क को इस चैप्टर में हम 2-3 चीजों के लिए याद करेंगे। सबसे पहले तो जो ये था एक प्रुशिया का चीफ मिनिस्टर था, सेनापति जैसी एक पोस्ट इसके पास थी। तो वो ओटो वन बिस्मार्क था जिसने आपकी पूरी जर्मनी को यूनिफाई किया। पूरी जर्मनी को यूनिफाई कैसे, अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करते हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया भी क्या था, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड था। फिर आपके ब्रिटिशर्स आते हैं, फिर ब्रिटिशर्स ने काम किया, उन्होंने कंट्री को जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिपेंडेंस से पहले अपना डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हम लोग डिवाइड थे। ऐसे ही जर्मनी को भी बहुत सारे आउटसाइडर ने कंट्रोल कर रखा था। अब जब ये आउटसाइडर कंट्रोल करते हैं तो ओटो वन बिस्मार्क जो था प्रुशिया से था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं पूरे जर्मनी को यूनिफाई कर देता हूं। और इसने क्या किया, जिस टाइम ये जर्मनी को यूनिफाई करता है तो उसने क्या किया, सेकेंड राइच स्टेब्लिश किया। यहाँ एक वर्ड है बच्चे, सेकेंड राइच। इस वर्ड को समझना थोड़ा सा जरूरी है। वर्ड को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जर्मनी हिस्ट्री के अंदर, जर्मन हिस्ट्री के अंदर टोटल 3 राइच स्टेब्लिश हुए। राइच मीन एम्पायर। टोटल 3 राइट किंगडम आई है आपकी, ग्रेट किंगडम जिसको आप बोलोगे। फर्स्ट राइट जो आया था आपका, कैथोलिक चर्च लेके आए थे। कैथोलिक चर्च लोगों को सिविलाइज किया था। क्या किया, लोगों को सिविलाइज किया, लोगों को अवेयरनेस किया, गॉड से उनको कनेक्शन दिए, स्पिरिचुअलिटी की साइड उनको लेके गए। ये सारी चीजें कब की, कैथोलिक रोमन चर्च ने किया था। और इस टाइम पीरियड को आपकी हिस्ट्री में बोलते हैं फर्स्ट राइट एस्टेब्लिश्ड बाय कैथोलिक रोमन
चर्च। सेकेंड राइच अपनी हिस्ट्री के अंदर, जर्मनी की हिस्ट्री के अंदर कब आया? जब ओटो वन बिस्मार्क इसको पूरी तरह से यूनिफाई कर लिया और जर्मनी को क्या कर दिया, एक पूरी प्रॉपर कंट्री दे दी, उसकी ग्लोरी के साथ, उसके पास के साथ, उसकी जो भी चीजें कंट्री को चाहिए, बाउंड्री दी, सब कुछ वो किसने दी? ओटो वन बिस्मार्क। इसीलिए बोलते हैं सेकेंड राइच आपके ओटो वन बिस्मार्क ने किया। फिर हम बात करते हैं थर्ड राइच। बच्चा थर्ड राइच अपना कौन स्टैब्लिश किया गया? अपना थर्ड राइच आपके हिटलर ने। ओके, सेकेंड राइच स्टैब्लिश बाय ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क बिलोंग टू प्रूशिया, क्लियर? ही यूनिफाइड द जर्मनी। जर्मनी यूनिफाई कैसे किया? जो जर्मनी था बेटा आपके, वो क्या, अगर आप ऐसे जर्मनी को आज देखते हो, इतने बड़े जर्मनी को, उससे पहले क्या था? वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड था। ऐसे कभी कहीं पे कोई स्टेट थी, किसी स्टेट पे कोई था, अलग अलग आउटसाइडर उसको कंट्रोल करके बैठे थे। उसने क्या डिसाइड किया कि अगर जर्मनी है, जर्मनी में सब एक जैसे एथनिक ग्रुप के लोग होंगे, जो जर्मनी के लोग हैं, उन सब के लिए हम लोगों को जर्मनी की ये बाउंड्री, जो इंटरनल बाउंड्री है, इनको खत्म करो यार, और जर्मनी को पूरे को एक लेके आओ। इस काम को करने के लिए आपके ओटो वन बिस्मार्क ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है? 3 वॉर्स करेगा। 3 वॉर्स किसके साथ किया उसने? ऑस्ट्रिया के साथ किया, क्योंकि सारा सर्दन जो आपका जर्मनी था वो ऑस्ट्रिया के पास था। फ्रांस के साथ करेगा और आपका डेनमार्क के साथ करेगा। इन डिफरेंट 3 कंट्री को, और कितने? 1864 टू 71 तक ये वॉर उसके चलेंगे। अब बोलो आप यस। तो तीनों राइट हम लोगों ने स्टैब्लिश करवा दी, कहाँ? हिटलर, जर्मनी के अंदर। देन बात करते हैं बेटा, एक नवंबर क्रिमिनल्स आपको वर्ड बार बार मिलेगा आपके इस चैप्टर में। नवंबर क्रिमिनल्स, नवंबर क्रिमिनल्स किन लोगों को बोला है? आपकी जर्मन हिस्ट्री के अंदर हिटलर ने नवंबर क्रिमिनल वर्ड यूज किया है, किसके लिए? जो लोग आपकी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करेंगे आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो थे आपके डेमोक्रेट, कैथोलिक और सोशलिस्ट लोग। तीनों ने क्या किया? आपकी ट्रीटी साइन कर दी, जिसको आपकी हिटलर ने एज अ प्रोपेगेंडा ही उसको यूज कर लिया कि इन लोगों की वजह से सारा जर्मनी क्या हो गया? टूट गया, बिखर गया। इन लोगों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्होंने वर्ल्ड के सामने अपने आप को, और नी ये लोग बैठ गए, तो इनको नाम दे दिया नवंबर क्रिमिनल। देन बात करते हैं नाजी पार्टी। नाजी पार्टी क्या? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। ये पार्टी पहले क्या थी? डीएपी, जर्मन वर्कर सोशल पार्टी। 5 जैन 1990 में फाउंड होगी। देन वो क्या करते हैं? 1920 में इसका नेम चेंज कर देते हैं, क्लियर? देन मेन कैंप की भी आपको याद रखना है इस चैप्टर में। मेन कैंप क्या है? वैसे तो हिटलर ने कई बुक लिखी है, लेकिन मेन कैंप की बात करेंगे, एक और बुक की बात करेंगे, 2 बुक की बात करनी है हिटलर की पूरे चैप्टर में। मेन कैंप, माय स्ट्रगल, जर्मन में मेन कैंप और इंग्लिश में माय स्ट्रगल। इस बुक के अंदर वो लिखता है 1924-25 के अंदर, जब वो जेल में होता है, जब आपके ये क्या, वाइमार गवर्नमेंट के लोग उसको, वाइमार गवर्नमेंट क्या होगी बताएंगे, वाइमार गवर्नमेंट के लोग उसको क्या करते हैं? जेल में डाल देते हैं। तो जेल में बैठ के वो अपनी एक बुक लिखता है जिसका नाम था मेन कैंप। मेन कैंप मीन माय स्ट्रगल। वो उस बुक के अंदर क्या किया? उसने अपने पहले पास्ट को देखा, पास्ट से जो कुछ सीखा, उसने जो स्ट्रेटेजी रेडी की, किसके लिए? पावरफुल कंट्री के लिए। वो उस अपनी बुक में सब चीज मेंशन कर देता है। पावरफुल कंट्री कैसे? उसमें वो क्या कर रहा है? पीजेंट्स के बारे में बात कर रहा है, फार्मर्स के बारे में बात कर रहा है, वो अपने कैपिटलिस्ट लोगों के बारे में बात करेगा, अपनी यूथ के बारे में बात करेगा, फीमेल के बारे में बात करेगा, इंडिया आपके जर्मनी के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को किस तरीके से मैनेज करना है, उस तरीके से बात करता है। कहाँ? पूरी स्ट्रेटेजी थी उसकी, किसमें? मेन कैंप बुक में। फिर आपको एक फिर वर्ड मिलेगा। फ्यूरर वर्ड क्या था बच्चे आपका? फ्यूरर वर्ड हम लोग करते हैं पावरफुल लीडर के लिए। हम लोग क्या, जर्मनी के अंदर पावरफुल लीडर के लिए कोई भी उसको प्रेसिडेंट, चांसलर नहीं बोलता था हिटलर को, सब उसको फ्यूरर, फ्यूरर के नाम से बोलते थे। देन डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, इन 2 साइंटिस्ट का भी हम लोग नाम रखेंगे। 1 मिनट रुक जा बेटा। हर्बर्ट स्पेंसर एंड डार्विन। जो डार्विन है आपका क्या था? एक आपका प्लांट साइंटिस्ट था, प्लांट और एनिमल्स पे अपनी थ्योरी दी थी इसने, फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल के लिए इसने और यूज किया था कि जो आपका सबसे फिट रहेगा वही पूरी टाइम तक सरवाइव करेगा, ऐसा उसने प्लांट्स और एनिमल के बारे में बोला है। बट अपने हिटलर ने तो यहाँ से थ्योरी अडॉप्ट कर ली इन दोनों की। थ्योरी अडॉप्ट करके वो क्या बोलता है कि हाँ, हम लोग आर्यन लोग हैं, आर्यन लोग ग्रेट हैं, पूरे वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ हैं, और इन ग्रेट लोगों को ही जीने का अधिकार है, बाकी को नहीं है। तो ऐसा उसने स्टार्ट कर दिया। एक टेलफोर टेलर की सीक्रेट बुक थी,
जिसमें वो हिटलर के बारे में बोलता है कि अर्थ किसी का गिफ्ट नहीं है, अर्थ को कोई कैप्चर नहीं कर सकता, इस तरीके की उसने टेलरशिप की बात करते हैं। शार्लेट बर्डक की बात करेंगे। शार्लेट जो थी, उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था थर्ड राइच ऑफ ड्रीम्स। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, थर्ड राइच नेपोलियन हिटलर को दिया है, अभी उसने एक बुक लिखी थर्ड राइच ऑफ ड्रीम्स के बारे में बात करता है। और इसमें वो क्या करती है कि जैसे हिटलर के टाइम पीरियड में, नाजी के टाइम पीरियड में ज्यूस लोगों को बहुत इंफीरियर फील करवाया जाता, उनको ह्यूमिलेट किया जाता था, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती थी। धीरे धीरे आपके ज्यूस ने वो सब कुछ क्या करना स्टार्ट कर दिया, वैसा एज्यूम भी करना, शायद हम लोग ऐसे ही हैं, शायद हम इतने क्रिपी लोग ही हैं, शायद हम लोग ऐसे ही हैं। उन लोगों ने वो सब कुछ फील करना भी स्टार्ट कर दिया था। किसकी बात कर रहे हैं, द थर्ड राइच ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, अब इन सब के साथ साथ ही हम लोगों को क्या करना है बेटा, मेरे अकॉर्डिंग अब हम लोगों को करना चाहिए, नेम पता लग गए कुछ एक मेन कैरेक्टर्स के कैसे होगा, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी जिसने आपके हिटलर को खड़ा कर दिया, वो भी तो कोई चीज थी जिसकी वजह से अपना हिटलर यहाँ पर आएगा। अब वो चीज क्या थी उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हिस्ट्री होती है, जो हिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है हिटलर के बर्थ के लिए। वो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो अपने पास एक वर्ल्ड वॉर 1 था बेटा, वर्ल्ड वॉर 1। ये टाइम पीरियड था 1914 टू 1918। ट्रीटी साइन होगी 1919 में, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1, नाम भी दे दिया वर्ल्ड वॉर 1, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा किसकी, इनिशियली आपके वर्ल्ड वॉर 1 का नाम वर्ल्ड वॉर 1 नहीं था। क्यों, क्योंकि यार कोई और वॉर थोड़ी था जो इसका नाम दे दिया वर्ल्ड वॉर 1 और 2 आएगा, ऐसा कुछ नहीं था। हिस्टोरियंस के पास ऐसा कोई नाम नहीं था जब ये स्टार्टिंग में इस वॉर की बात करते हैं, तब वो इसका नाम देते हैं हिस्टोरियंस द ग्रेट वॉर, द ग्रेट वॉर। फर्स्ट टाइम इसका नाम आया था द ग्रेट वॉर। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, बहुत सारे जो आपकी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं उन लोगों ने नाम दे दिया द ग्रेट वॉर। लेकिन यार ग्रेट वॉर का मतलब क्या है, किसी चीज की ग्लोरी थोड़ी कर रहे हैं, किसी चीज को हम लोग हाईलाइट थोड़ी कर रहे हैं, हाईलाइट करने उसकी नेगेटिव चीजों को, क्योंकि वॉर कभी भी आपको ग्लोरी लेके नहीं आएगा। वो तो पुराने टाइम से जब राजा लोग लड़के अपनी ग्लोरी दिखाते थे, लेकिन इस टाइम की अगर आप बात करते हो तो वॉर की वजह से कहीं कुछ अच्छी चीजें नहीं होगी, जगह पे डिस्ट्रिक्शन होगा, हर तरीके से खत्म होगी, नित्य नाबूद होगी चीजें। तो ग्रेट वॉर कुछ टाइम के बाद हिस्टोरियंस ने को नेग्लेक्ट कर दिया कि नहीं यार इस नाम के साथ नहीं जाते, कोई अच्छी चीज नहीं है जो हम इसको ग्रेट वॉर जैसा नाम देंगे। तब क्या नाम आया, फिर कुछ टाइम के बाद हिस्टोरियंस ने इसको नाम दिया द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। अब नाम दिया द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, एक ऐसा युद्ध जिसने क्या किया, सारी छोटी छोटी बाउंड्रीज पे जो लाइन चल रही थी उन सबको खत्म कर दिया। एक ऐसे वॉर की हम बात करते हैं, द वॉर टू एंड ऑल द वॉर। लेकिन ये भी गलत नाम प्रूव हो गया, क्यों, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो ये भी हम इसके नाम के साथ भी हिस्टोरियन नहीं गए। देन इसका नाम आता है द ग्लोबल वॉर। जब तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था तब तक इस नाम के साथ चले हैं, आज भी लोग इसको द ग्लोबल वॉर के नाम से जानते हैं, और इस नाम के साथ सारे हिस्टोरियंस ने टिक कर दिया कि यस ये नेम ठीक है, ग्लोबल वॉर। अब बात आती है कि ग्लोबल वॉर क्यों नाम दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके पूरे ग्लोब कॉन्टिनेंट पे, आपके पूरे डिफरेंट जो ये कॉन्टिनेंट हैं, सारे ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया था इस वॉर ने। आपके सारे वॉर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे, तो इसको नाम दे दिया ग्लोबल वॉर। ठीक है, सही भी है कि पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व था। अगर आप इस बात करते हैं कि वॉर के पीछे कुछ ना कुछ कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से वो वॉर होता है, यस, अगर हम इनके कॉजेज की बात करते हैं तो कॉजेज को मेनली मेन के नाम से इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। कैसे, M A I N मेन।
अब ये मेन चीज क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेन मिलिट्रिज्म। मिलिट्रिज्म क्या हुआ कि जब इंसान लड़ने की कब सोचता है, जब उसके पास एक अच्छी वॉर करने के लिए आर्मी होगी, मशीन होंगी, सारे वो टूल्स होंगे जो उसको चाहिए, सोल्जर्स बढ़िया होंगे, तभी वो लड़ाई के बारे में सोचता है। तो उसने क्या किया, मिलिट्रिज्म। अगर मिलिट्रिज्म में बात करते हैं, इस टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज के पास लार्ज आर्मी थी। वेरी गुड, अगर आर्मी लार्ज है तभी तो वो लड़ाई के बारे में सोच रहा है, अदरवाइज कौन सोचेगा। दूसरे नंबर पे क्या किया उन्होंने, जो आपके मॉडर्न मशीन्स थी, मॉडर्न वेपन्स यूज किए। इसमें मॉडर्न वेपन्स में आप क्या बात करते हो, फर्स्ट टाइम टैंक्स यूज हुए, फर्स्ट टाइम मशीन गन्स यूज हुई, आपके एयर बॉम्बिंग के लिए फर्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट यूज किए गए इसमें, वो सारी काम आपके इन्होंने किया। सेकेंड थिंग क्या थी, आपकी नेवी स्ट्रॉन्ग थी। नेवी स्ट्रॉन्ग थी, नेवी को भी स्ट्रॉन्ग किया। नेवी स्ट्रॉन्ग किस लिए थी, क्योंकि उनको तो यार पूरे वर्ल्ड के अंदर लड़ाइयां लड़नी है तो नेवी चाहिए, तो इसीलिए उनके पास एक नेवी स्ट्रॉन्ग नेवी के साथ भी उन लोगों ने काम किया। ये उनका मिलिट्रिज्म था। ठीक है, पावरफुल आर्मी के साथ हर कंट्री क्या, जिसके पास पैसा है, जिसके पास मनी है, वो इस काम के साथ कर रही है। प्लस पैसा और मनी किसके पास है, जहां पर आपके क्या मिलेगा, आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आप बात करते हो तो उसमें सबसे पहले ब्रिटेन, और ब्रिटेन के बाद, क्योंकि आज भी आपको पता है जर्मनी टेक्नोलॉजी में हाई है बहुत, तो उसमें जर्मनी, इन दोनों के पास तो सारी मॉडर्न चीजें उस टाइम से लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं किसकी, एक को रिफ्लेक्ट करना है। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब था आपके अलायंसेस। अलायंसेस यानी आपकी ट्रीटीज। पूरा वर्ल्ड एक दूसरे को साथ दोस्ती करने पे लगा था, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, और वो अलायंसेस करके क्या कर रहे हैं, अपने बारे में अपनी अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर आप मेन कुछ अलायंसेस की बात करते हो, कुछ दो तरीके के अलायंस हुए। एक आपका मिलेगा ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस 1882 के ट्रिपल अलायंस की बात करते हैं तो इसके 3 मेंबर थे। कौन, आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, एच लिख दिया मैंने, इटली। ये आपके ट्रिपल अलायंस 1882 के पास थे। अब क्या है, एक और अलायंस था बेटा, पहले था एंटोन कॉर्डियल, जो 1904 में साइन हुआ। फिर एक और आया ट्रिपल एंटोनते, इसको नाम बस 1904 को भूल जाओ, बहुत आएंगे वैसे तो लाइन, 2 ही याद रखेंगे। ट्रिपल एंटोनते, इसमें थे आपके पास, एंटोन फ्रेंच वर्ड है बेटा, फ्रांस, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, देन आपका रशिया। 3 आए 1907 से। ठीक है बेटा, 1907 से ये इनका अलायंस तैयार हो गया। जब ये अलायंस पहले से ही करके बैठे हैं कि यार तेरे साथ कोई लड़ेगा मैं खड़ा हूं, मेरे साथ कोई लड़ेगा तू खड़े हो जाना, तो पहले से ही प्लानिंग माइंड के अंदर लेके बैठे थे। क्यों लेके बैठे थे, क्योंकि यार इतनी बड़ी अपनी आर्मी रेडी कर ली है, वेपन्स ले लिए, उनको यूज करके देखने का मन था। ठीक है, ऐसा ही बोला जाएगा कि शायद वो ये सब चीजें अपने यूज करके ही देखना चाहते थे, तभी उन्होंने ऐसा काम किया। फिर बात करते हैं बेटा, आय किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, आय रिफ्लेक्ट करता है इंपीरियलिज्म को। क्या था, आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन्होंने क्या किया था, आपकी ओवरसीज कॉलोनी थी। ओवरसीज कॉलोनी आपकी अफ्रीका में थी इन लोगों के पास, आपके एशिया में इन लोगों के पास थी, कनाडा इसके ब्रिटेन के अंडर था, अमेरिका को आपने देखा ही है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में कैसे उनको इंडिपेंडेंस मिली थी। तो वो क्या करते हैं, इनकी ओवरसीज कॉलोनी थी और अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करने पे ये लोग लगे थे। क्यों, क्योंकि इनको रिसोर्सेज चाहिए थे, वहां से ज्यादा रिसोर्सेज लेंगे, ज्यादा पावरफुल कंट्री होगी। इस तरीके के साथ इंपीरियलिज्म की बात करते हैं। देन बात करते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है, आपकी एक ऐसी फीलिंग होती है जो आपकी कंट्री के लिए आपकी होगी, कंट्री के लिए लॉयल्टी की, लव की, और अपनी कंट्री को ग्रेट प्रूव करने की जो फीलिंग होती है, तो वो भी इन लोगों के अंदर ही थी। नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये कुछ मेन कॉजेज थे बच्चे जो आपके वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अगर कोई आई से क्या है मैम, इंपीरियलिज्म बेटा,
जैसे हम बोलते हैं कि ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया था, जर्मनी में आपकी जर्मनी की कॉलोनी थी कहाँ, अफ्रीका के अंदर, कोंगो थी, तंजानिया थी, ऐसे जो इनकी कॉलोनी थी, यानी अपनी बाउंड्रीज को ये एक्सपेंड कर रहे थे बेटा उस चीज के लिए, ठीक है, दूसरी कंट्रीज को कैप्चर करके अपना एरिया बढ़ाना चाह रहे थे, कब्जा कर। यस 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 वही। ओके ओके मैम। अब ये चीज हम लोगों ने कर ली। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा कितने लोग मरे कितने नहीं मरे, उनकी बात हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बच्चे अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डेटा मिलेगा और वो आपके नीड की चीज भी नहीं है कि आप उसको डेटा को, ये पर्टिकुलर कोई आपसे पूछेगा कितने 10 मिलियन मरे हैं, 50 मिलियन की डेथ हुई है, कितने वाउंडेड पीपल थे, उन सब के बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा, इसीलिए उस डेटा के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। अब बात करनी है किसकी ये कॉजेज हो गए, आपके कंफ्लिक्ट हो गए। अब कंफ्लिक्ट कैसे थे, इसके लिए आपको एक बात करनी है, कैसे मेन कॉजेज हुआ सब कुछ। क्या बाउंड्री हम लोग देखते हैं कि सब कुछ अपनी एक्सपेंड होती है। अब यहाँ जो इमीडिएट कॉज होगा बच्चे आपका जून 1914 में, उस टाइम क्या है, ऑस्ट्रिया हंगेरी का प्रिंस था, ऑस्ट्रिया हंगेरी का एक प्रिंस था, आर्क ड्यूक। आर्क ड्यूक तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा, आर्क ड्यूक मीन कि प्रिंस। आर्क ड्यूक फ्रेंच फ्रेडिंग, ये क्या करता है बेटा, ऑस्ट्रिया से बोस्निया नाम की जगह पे जाता है, बोस्निया में गया, बोस्निया में एक सारजेवो नाम का प्लेस था, वहां पे कोई इसको फंक्शन अटेंड करने के लिए गया था, फंक्शन अटेंड करने गया, विद अपनी वाइफ गया, लेकिन क्या था, सारे कंट्रीज एक दूसरे के दुश्मन थे। वहां पे सर्बिया नाम की एक कंट्री भी थी, सर्बिया के अंदर एक आपका टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव था, वो टेररिस्ट ग्रुप में का नाम था ब्लैक हैंड। हाँ ब्लैक हैंड था बच्चे। ब्लैक हैंड के साथ क्या था, प्रिंसिप नाम का एक टेररिस्ट है, वो क्या करता है, इनको किल करने के लिए प्लानिंग कर लेता है। अटैक किया इनके ऊपर, फर्स्ट अटैक में बच जाते हैं और इनका ड्राइवर जो है पूरी तरह से, इनका जो चौफर था वो पूरी तरह से चौफर इंजर्ड हो जाता है। फिर 2 या 3 दिन के बाद ये उससे मिलने के लिए जाता है, तो उस टाइम ये प्रिंस ऑफ गैलिक क्या करता है, इनको ऊपर अटैक कर देता है और दोनों हस्बैंड वाइफ की डेथ हो जाती है। डेथ हुई तो नेक्स्ट किंग होना था ये कहां से, ऑस्ट्रिया से। अब ऑस्ट्रिया ने क्या बात की बेटा, आपके सर्बिया को बोल दिया, थ्रेट कर दिया, सरेंडर कर दो मेरे सामने, और जो मैं ट्रीटी आपको साइन करने के लिए बोल रहा हूँ वो ट्रीटी करो, अदरवाइज मैं आपके ऊपर अटैक करूंगा। अब सर्बिया पहले तो रिफ्यूज कर देता है, वो बोल देता है कि टेररिस्ट ग्रुप है वो, उसके ऊपर जैसे पाकिस्तान ने आपको स्टेटमेंट पास की थी कसाब के टाइम में, पाकिस्तान कसाब या कोई किसी भी टेररिस्ट का कोई देश नहीं होता, वो कोई भी हो सकता है, तो सेम चीज सर्बिया ने भी बोल दिया, टेररिस्ट लोगों का कोई देश नहीं होता, वो कहीं से भी हो सकते हैं, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं लूंगा, तो मैं अपना सरेंडर नहीं करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर्बिया एक छोटी कंट्री थी, तो उसके माइंड में भी डर था। अब उसको हेल्प चाहिए थी, हेल्प किससे लेगा, तो हेल्प लेने के लिए वो गया आपके रशिया के पास। रशिया, अब कोई चीज तो ऐसी होगी कि वो रशिया के पास गया, क्यों गया, वो इसलिए रशिया के पास गया बेटा, क्योंकि रशिया के जो लोगों का एथनिक ग्रुप है वो स्लाव है, स्लेव नहीं है बेटा, स्लाविक पीपल है वो लोग। जैसे अभी जर्मनी में हम क्या देख रहे थे, आर्यन पीपल की बात कर रहे थे, ऐसे रशिया की बात की तो रशियन लोग जो थे वो स्लाविक लोग थे, स्लाव लोग थे। प्लस जो सर्बिया के लोग हैं बेटा वो भी स्लाविक लोग हैं, वो भी स्लाविक लोग हैं। अब छोटा भैया बड़े भैया के पास ही जाएगा, देख भाई 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 है, हम लोग बचा ले कैसे भी करके। अब रशिया भी पूरा मस्त मोला बंदा था, एक चीज में तो वो कॉन्फिडेंट था, किस चीज के लिए, कि देखो मेरी तो ट्रीटी ऑलरेडी ट्रिपल एंटोंटे का मैं पार्ट हूँ, अगर अटैक होगा तो हेल्प करने के लिए कोई ना कोई आएगा ही। दूसरे नंबर पे वो क्या था, चल ठीक है सर्बिया तेरी हेल्प कर देता हूँ, ऑस्ट्रिया के अंदर मेरी भी बहुत सारी अपनी पुरानी कड़ियां उलझी बैठी हैं, उससे मैं देखता हूँ, ठीक है। अब ये क्या कर देता है, यस कर देता है छोटे भाई को, स्लाविक पीपल था। अब जिस टाइम ये यस करता है तो ऑस्ट्रिया को अब टेंशन होती है कि ऑस्ट्रिया जो है अकेला इन 2 बड़ी कंट्री से कैसे लड़ेगा। अब वो जाता है अपने जर्मनी के पास, वेलम के पास, जर्मनी के पास गया और जर्मनी से उसने बात करनी स्टार्ट कर दी कि यार देख अपनी ट्रीटी है,
कस्में याद करवाई, माँ की कसम, बाप की कसम, देश की कसम, सारी कस्में याद करवा के देख हम लोगों ने 1882 में ट्रिपल अलायंस नाम की ट्रीटी साइन की थी। उसके अकॉर्डिंग तेरे को मेरे साथ आना पड़ेगा। वो बोलता है यार टेंशन ना ले, साथ में ही खड़ा हूँ, मैंने तो पहले ही वेपन रेडी कर लिए हैं, अब उन वेपन को यूज भी तो करूंगा, तो टेंशन ना ले भाई तू जा। और इस चीज को जब जर्मनी यस कर देता है, आपकी हिस्ट्री इसको बोलती है ब्लैंक चेक, कि आपके जर्मनी ने ब्लैंक चेक दे दिया था किसको, ऑस्ट्रिया हंगेरी को, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, पूरे वॉर, आपके पूरे वर्ल्ड में वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इसको क्या होगा, फिर इसकी पावर्स देख लेते हैं एक बार हम लोग। 1 मिनट इतनी स्टोरी समझो पहले। बोस्निया नाम की जगह थी, साराजेवो उसमें एक सिटी थी, वहां पे गए थे, सर्दन पार्ट में आएंगे। ब्लैंक चेक था कि ब्लैंक चेक था? ब्लैंक चेक तो देगा जर्मनी, ब्लैक हैंड जो था बेटा वो आपका टेररिस्ट ग्रुप था। ब्लैंक चेक बोलते नहीं है कि ब्लैंक चेक दे दो, खाली चेक दे दो, अमाउंट खुद भर लेंगे, ऐसा पैसे वाला चेक नहीं दिया। एक फ्रेज यूज कर रहे हैं हम लोग, ये पैसा नहीं दिया उसने, पैसे वाला चेक नहीं दिया उसने, यस करके ब्लैंक चेक दे दिया। यस मैम ठीक है ना? यस मैम एकदम। अब वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर बेटा, लेकिन इसको नाम क्या दे रहे हैं हम, द ग्लोबल वॉर। अभी इसको नाम वर्ल्ड वॉर नहीं देना, ग्लोबल वॉर अपनी कन्वीनियंट के लिए हम लिख लेते हैं इसको वर्ल्ड वॉर 1। टाइम पीरियड था 1914 टू 1918। कई जगह आप इससे कंफ्यूज मत होना, चैप्टर में कई बार क्या लिखा मिलेगा आपको, 1919 भी मिलेगा। एक्चुअल में क्या है, ये वॉर का टाइम पीरियड ये था, फिर इसकी वॉर की पावर्स को सीज कर लिया था। जो फाइनल ट्रीटी होगी वो 1919 में साइन होगी, इंपोज होने तक टाइम लगेगा, तो इस चीज को माइंड में रखना, टेंशन मत लेना। वॉर के अंदर 2 तरीके की पावर काम करेंगी बेटा, एक होगी अपने पास एलाइड पावर, दूसरी होगी अपने पास सेंट्रल पावर। इसी पावर का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से नेम चेंज होगा, ये वही रहेगी, इसका नेम चेंज होगा। कंफ्यूज मत होना, यहां भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप लोगों ने ट्रिपल अलायंस देखा है, बट वो ट्रिपल अलायंस वाले लोग यहाँ मिलेंगे आपको, उस चीज से कंफ्यूज मत होना, सब कुछ ठीक है। अब देखो फर्स्ट नंबर पे हम लोगों ने नाम किया सर्बिया की हेल्प करने के लिए कौन आया, रशिया। तो बड़ी पावर जो थी अपने पास रशिया थी, ठीक है। सेकंड नंबर पे रशिया के बाद हम लोग नाम लेंगे फ्रांस का। थर्ड नंबर पे नाम लेंगे हम लोग किसका, सॉरी ब्रिटेन। फोर्थ नंबर पे यूएस। अगर इसमें नाम लेते हैं सबसे पहले कौन था, ऑस्ट्रिया हंगेरी था, ठीक है, क्योंकि अब ये 2 स्टेट होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से 2 अलग अलग स्टेट में जाएंगे, पहले ये एक ही होता था, ऑस्ट्रिया हंगेरी। सेकंड जर्मनी, थर्ड नंबर पे ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर जो आज का मॉडर्न टर्की है, लेकिन उस टाइम क्या था, ओटोमन एम्पायर ही इसका नाम था, अब टर्की है वो। आपने अलग से लिखा क्या, नथिंग। ठीक है ना मैम, आपने इनको अलाइंड पावर में तो इनको लिखा है, सेंट्रल पावर में इन्हें क्यों? अबे यार अभी तो बताया तेरे को, कंफ्यूज मत हो, अलाइड पावर ये सारे एक साथ जुटे रहेंगे, सेंट्रल पावर वो अपने अपने किसी न किसी मोटिव के लिए कनेक्ट करेंगे, इसलिए मैम। हाँ जी बेटा। मैम अगर मैम मान लीजिए अगर 2 कंट्री के बीच ट्रीटी साइन हो रखी है और मैम एक कंट्री हेल्प मांगने के लिए आया तो दूसरी कंट्री ने मना कर दिया, तो मैम अभी करेगी ना, मैम अभी करेगी। ओके मैम, अभी देखिए ना, अभी करेगी, रुक जा, अभी करेगी, अभी बताऊंगी, ठीक है। अभी देखिए उसको। अब रशिया की बात कर रहे हैं बेटा। अब रशिया को रूल उस टाइम कौन कर रहे थे, रूल कर रहे थे जार निकोलस। जार निकोलस।
अगर जार निकोलस का वर्ड यूज किया क्योंकि रशिया के अंदर किंग के लिए वर्ड यूज होता था जार। डायनेस्टी थी उसकी रोमोनोव। फ्रांस के अंदर उस टाइम तक डेमोक्रेटिक फ्रांस था, तो जो यहाँ पर पीएम थे, पीएम का नाम था जॉर्ज। ब्रिटेन के अंदर मोनार्की सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और यहाँ के जो मोनार्क थे उस टाइम जॉर्ज फिफ्थ थे। यूएसए में जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था वुडरो विल्सन। क्लियर? अब यहाँ एक चीज काट होगा रशिया की वजह से, रशिया ने हेल्प कर दी सर्बिया की, लेकिन ये अपना क्विट कर जाता है, लेफ्ट कर देता है वॉर से 1917 में, क्योंकि इसके खुद के घर में क्या था, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, तो अब कंटिन्यूटी में नहीं रह सकता था, उसने बंद कर दिया। यूएस क्या है, पूरा टाइम ज्वाइन नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा ये 1917 में। ठीक है, ये मार्च में लेफ्ट करेगा एक पीस पैक्ट के साथ, और ये क्या कर रहा है, ये अप्रैल में ज्वाइन कर लेगा। ठीक है बेटा, वो मार्च में लेफ्ट करते हैं, अप्रैल में करेगा। इतनी बारीकी से समझने की वैसे नीड नहीं है, एनडीए के लिए तो ये ठीक है। आओ इधर, दूसरी साइड क्या है, ऑस्ट्रियन हंगेरी की बात करते हैं। ऑस्ट्रियन हंगेरी की जिस टाइम आप बात करते हो बेटे, यहाँ पर डायनेस्टी रूल कर रही है हैब्सबर्ग। जर्मनी की बात करते हैं, अभी बताया था होहेंजोलर्न डायनेस्टी रूल कर रही है, काइजर वेलम यहाँ पे है। ऑटोमन एम्पायर की बात कर ली आपने, कौन होगा, खलीफा की बात करेंगे, खलीफा होगा, क्योंकि आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही इसका एंड होता है ऑटोमन एम्पायर का, तो वहां पर खिलाफत मूवमेंट अपनी इंडिया में स्टार्ट होगा खलीफा के लिए। क्लियर बेटा? चलो, इतनी सी बात समझ में आई है तो ठीक है। मैम वीडियो रुक गई आपकी। यस मैम। ट्रिपल अलायंस now it is and now you can continue। मैम आपकी वीडियो अटक गई थी बीच में काफी टाइम तक। अबे मैं अटक गई हूँ। नहीं मैम, मेरे क्लासरूम के बाहर 8 बंदर बैठे और वो दरवाजा खोलने की कोशिश में है। और मैं अगर उधर तक जाऊंगी तो वो एकदम अंदर खोल के आएंगे दरवाजा। बंदर थे। पानी मिला दे, पानी मिला दे, गिलास कर दिया। अब तो मैंने बंद, ऐसे पकड़े बैठे थे। दरवाजा पकड़ के ही बैठे थे, मेरे को लगा कि मैं उधर जाऊंगी मेरे ऊपर आएंगे एकदम। चलो इतना हो गया, वो भी वॉर करने के उसमें। मैम पढ़ रहे थे वो आपका? हाँ वही लग रहा है मेरे को, उनको भी लग रहा था कि कहीं आत्मा तो नहीं है हिटलर विटलर की, उनको गुस्सा तो नहीं आ गया, कहीं गलत तो नहीं पढ़ा दिया। लेके आ गया अपनी नाजी फोर्स को। तो यहाँ बात कर ली हम लोगों ने बेटा कि कौन सी डायनेस्टी है, कैसे रूल कर रही है, इस तरीके से। वैसे इनकी नीड अभी नहीं है हम लोगों को, इस टाइम में आपकी नीड नहीं, इस टाइम तो सिर्फ इनके नाम ही काफी है बेटा। सिर्फ वो क्या है, आपको पता होना चाहिए उस टाइम में कौन किसको रूल कर रहा है, कैसे उनकी प्लानिंग चलेगी। ठीक है, अब फिर से वापस चलते हैं बेटा उसी सिचुएशन पे। क्या थी अपने पास सिचुएशन? सर्बिया। मैम ये ऑटोमन एम्पायर किस साइड से था मैम? क्या बेटा, किस साइड पे था? जर्मनी के साइड, हिटलर के साइड, सॉरी क्या था आपका, ऑटोमन बिस्मार्क। वैसे ये लोग हिटलर क्या हो गया, जर्मनी
और आपका जो ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है, ये दोनों तो बिल्कुल अपनी उसी ट्रीटी के अंडर काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले कस्में खाई थी बैठ के कहीं कि हम लोग ऐसा करेंगे, इटली ने धोखा दे दिया। तो अब ये क्या कर रहे हैं, जो ये करेगा ना, अभी देखना वॉर में क्यों एंटर कर रहा है ऑटोमन एम्पायर, तो इसके तो अपने ही प्रॉब्लम पता नहीं क्या थी, ये तो बिना मतलब के लिए एंट्री कर गया। अब यहाँ देखो सर्बिया, बच्चे एक चार्ट बनाएंगे अपना। सर्बिया था, सर्बिया गया हेल्प मांगने रशिया से, ओके, रशिया क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं। फिर जब सर्बिया के ऊपर अटैक कौन करेगा बेटा, अपना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हेल्प मांगने गया किससे, जर्मनी से। जब जर्मनी हेल्प कर देगा इसको, ऑस्ट्रिया को, तभी रशिया ने इसको, ऑस्ट्रिया अटैक करेगा, रशिया हेल्प करेगा, जर्मनी इसको हेल्प कर रहा है। जब रशिया की हेल्प होगी तभी फ्रांस भी एंट्री करेगा, क्योंकि कस्में खाई थी भाई पहले ट्रिपल एंटोंटे की। फ्रांस एंट्री करते तो एक दूर बैठा देख रहा था सबको, वो कौन था, आपका ऑटोमन एम्पायर। उसको क्या प्रॉब्लम थी एक्चुअल के अंदर, अगर आप ये यूरोप का मैप देखते हो बेटा, ये मैप, और ये पूरा आपका रशिया है, रशिया में यहाँ आपका जो था आपका ऑटोमन एम्पायर था, और एक आपकी पोर्ट थी बच्चे जो आपका रास्ता देती थी किसको, रशिया को, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए, उसका नाम था डार्डेनल, जो आपके ऑटोमन एम्पायर के बिल्कुल पास थी। ऑटोमन एम्पायर को तो इस चीज की दिक्कत थी, वो तो डार्डेनल के लिए लड़ रहा था, मैं इसको रास्ता ही नहीं दूंगा, तो वो इसलिए एंटर करता है। फ्रांस आ गया, फ्रांस के बाद फिर कौन आता है, आपका इंग्लैंड भी आएगा। इंग्लैंड का भी एक मोटिव नहीं था, दो तीन मोटिव थे। एक तो कहीं ना कहीं चिढ़ थी बेटा जर्मनी से। जर्मनी से चिढ़ क्यों थी, पहले ही हम लोगों ने बोल दिया, ये कौन था, ग्रैंड सन ऑफ क्वीन था, आपकी जो इंग्लैंड की क्वीन थी उसका ग्रैंड सन था जो किंग था यहाँ पे। और यहाँ जॉर्ज फिफ्थ था, वो होती है ना मामा के बेटे के नंबर ज्यादा आगे बुआ के बेटे के कम, तो वो वाली जेलस भी इनके पास थी। क्यों थी, इंग्लैंड टेक्नोलॉजी में आगे चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जर्मनी ने जब अपना यूनिफाई करके काइजर यहाँ पे आता है, तो यहाँ की टेक्नोलॉजी और ज्यादा स्पीड से कर गई, और इसने जर्मनी को बहुत पावरफुल कंट्री बना दिया। तो दोनों में अपनी टेक्नोलॉजी को लेके भी जेलस थी, ग्रेट अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो इन लोगों की सबकी लड़ाई। अब ये देखो, इस पूरी पिक्चर में आपको कोई और दिखाई नहीं दे रहा, ये तीन। अब बात करते हैं हम यूएस की। अब यूएस क्या है, यूएस तो अलग बैठा है, बिल्कुल कहीं नहीं लड़ रहा वो किसी के साइड से, न्यूट्रल हूँ बोल रहा है, मैं तो न्यूट्रल हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बट न्यूट्रल होने के बाद भी उसने क्या किया, वो यहाँ इसको हेल्प कर रहा है, किसको, आपके इंग्लैंड को, किस चीज से, फूड ग्रेन दे रहा है, वेपन्स दे रहा है, फिर इसको भी दे रहा है, भाई तू भी यूज कर, फूड ग्रेन दे रहा है, वेपन दे रहा है। क्यों दे रहा है, बोल रहा है कि मेरे पास अच्छा फूड है, व्हीट मेरे अच्छी ग्रो कर लेता हूँ, तुम लोग क्या करो, अपनी फैक्ट्रीज में जो भी सामान तैयार कर रहे हो सिर्फ वॉर से रिलेटेड करो, सब लोगों को इन्वॉल्व करो, खेती बाड़ी बंद करो कुछ दिन, मैं तुम लोगों की ये नीड पूरी करता हूँ। ओके ठीक है। लोग कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी आता है कि यार फूड ग्रेन जैसे ही वॉर खत्म होगा, क्योंकि इनको ये लगता था वॉर हम बड़ी जल्दी खत्म कर लेंगे, ज्यादा लंबा टाइम नहीं चलेगा, तो इसने बोला कोई दिक्कत नहीं, जैसे वॉर खत्म होगा तो तुम मेरे को मेरा ग्रेन वापस कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके एग्री करते हैं, प्लस मनी से भी उनकी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा था। वेरी गुड। ये सेम चीज आपके जर्मनी ने भी डिमांड की यूएस से, तो वो रिफ्यूज कर देते, मैं तो नहीं देता तेरे को, मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं वॉर में किसी के साइड नहीं हूँ, तो वो यहाँ इसको रिफ्यूज कर देते हैं। कारण क्या था, कारण तो वही था, बच्चे तो इन्हीं के थे, ब्रिटिशर्स लोगों ने कैप्चर कर रखा था, फ्रेंच लोगों ने कैप्चर कर रखा था, तो इंग्लिश लोग तो वही थे यूएस के अंदर भी, खून तो उन्हीं का था, तो उन्होंने जर्मनी के लोगों को हेल्प नहीं की। ओके नहीं कर रहे तो चलो भाई लड़ते रहो, धीरे धीरे लड़ाई हुई, कहीं बैटल ऑफ सोम होते हैं, कहीं कुछ होता है, बहुत सारी लड़ाइयां चलेंगी, कहीं पे जापान भी एंट्री करेगा, जापान भी इनके साथ ही आएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो इनको हेल्प करने के लिए आएगा जापान। एक्चुअल में हेल्प क्या कर रहा था, वो अपने लिए काम कर रहा था, क्योंकि जो चाइना के अंदर आपकी जर्मनी की टेरिटरी थी, उनको कैप्चर करने के लिए जापान भी आगे था और जर्मनी की थी वो, इस तरीके से वो लड़ रहा था। इधर ये भी आपका लड़ ही रहा था ऑटोमन एम्पायर, तो सब एक दूसरे के साथ
खड़े हो गए वॉर में। अब बात करते हैं, फिर भी ये तो 4 कंट्री इधर है, 4 कंट्री इधर है, ये मतलब क्या, हम इसको ग्लोबल वॉर बोल रहे हैं। ग्लोबल वॉर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेटा आपकी जो सारी कॉलोनीज थी, ये कॉलोनीज तो इन्हीं लोगों की थी ना। और अब क्या करें, अगर इंडिया की बात करते हैं, 13 लाख सोल्जर्स को लेके गए थे अपने इंडिया से फाइट करने के लिए। अपने लोगों को नहीं लड़वाना था उन्होंने, अपने लोगों को तो सिर्फ सीनियर पोस्ट पे लेके जाते थे, मरने के लिए तो अपन इंडियन लोग थे, उनको लेके जाएंगे। प्लस उसमें से आपके 50,000 के अराउंड जिनकी डेथ होती है, उनके लिए इंडिया गेट बना है बेटा, उनके लिए इंडिया गेट बना है, उनके मेमोरी के लिए। तो ये सब चीजें चली। अब यूएस, पहले अब बात कर लेते हैं रशिया 1917 में, वो तो इसके रेवोल्यूशन के टाइम पे करेंगे, लेफ्ट कर जाता है, खुद की कंट्री में लड़ाई होती है। अब इनको कोई नहीं पूछ रहा, सर्बिया वर्बिया को कोई नहीं पूछ रहा, ये आपस में ही लड़े जा रहे हैं सब। और यूएस एंट्री करता है क्योंकि अब जर्मनी को गुस्सा आ गया यार, जर्मनी को गुस्सा आया तो उसके पास यू बोट नाम की सबमरीन होती थी। उसने क्या किया, अटलांटिक ओशन में यूएस का एक शिप था, सिविलियन का शिप था, जिसका नाम था, क्या था, ल्यूसिटेनिया। ल्यूसिटेनिया 1200 सिविलियन लोग थे उसके अंदर, उसके ऊपर यू बोट से अटैक कर दिया। यू बोट किसकी थी, जर्मनी की। क्या थी, सबमरीन थी। ल्यूसिटेनिया क्या था, यूएस का शिप था। कहाँ किया ये काम, अटलांटिक ओशन के अंदर, इनके ऊपर अटैक कर दिया, सारा का सारा शिप खत्म, मर गए लोग, मर गए लोग, चलो मरे, गलत किया यार, ऐसा किया। अब यूएस को गुस्सा आ गया, यूएस कहता है मैं तो किसी के साथ नहीं लड़ रहा था, तेरे को मेरे ऊपर अटैक करने की नीड क्या थी, अब बदला लूं। लेकिन रशिया के अंदर जिस टाइम वो वॉर, आपका सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, वो क्या करता है, अपने वेस्टर्न बाउंड्री यानी जर्मनी की साइड से वो एक पीस पैक्ट साइन कर लेता है। पीस पैक्ट साइन करेगा, पीस पैक्ट का नाम था ब्रेस्ट लिवोत्स्क। रशियन वाला चैप्टर करेंगे ना, उस टाइम लिखा आएगा ये। तो मार्च में ट्रीटी ब्रिटिश के साथ साइन करके ये तो हो जाता है साइड में। कौन करेगा, लेनिन करेगा रशिया की साइड से। इधर की अगर हम बात करते हैं, यूएस ने एंट्री कर ली अप्रैल में कि अब नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। अब देखना, जैसे ही यूएस एंट्री करेगा बेटा, तो वर्ल्ड वॉर 1 की पिक्चर ही चेंज होगी। अब क्योंकि वो तो अकेला इतने टाइम से बैठा था, ये तो सब लड़ के थक गए थे, अब वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जब अटैक होता है, वॉर खत्म होगा। वॉर खत्म हुआ, लेकिन वॉर तो खत्म हुआ, साथ में बहुत सारी और चीजें भी खत्म होंगी। वो चीजें क्या खत्म होगी, और कुछ चीजें इंट्रोड्यूस भी होगी। उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका वॉर खत्म होगा, वॉर खत्म होने से पहले वुडरो विल्सन अपने 14 पॉइंट फॉर्मूला के साथ आते हैं। 14 पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा आपका, इसमें वो बताता है व्हाई यूएस एंटर इन वॉर, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, मोटिव क्या है, और पिक्चर क्या होगी आफ्टर वर्ल्ड वॉर। क्या बोलता है वो, एंड द इंपीरियलिज्म। कोई इंपीरियलिज्म ना करो तुम, जब तक बाउंड्रीज को एक्सपेंड करोगे ना, तभी तक लड़ाइयां बजेंगी, इसको बंद करो। सेकंड नंबर पे इंट्रोड्यूस्ड लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन क्या था बेटा, जैसा आपका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएनओ आएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस के लिए, ऐसा ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी एक लीग ऑफ नेशन आया था। अमेरिका ही इसको स्टार्ट करेगा, बट रिजल्ट क्या होता है, खुद उसको ज्वाइन नहीं करता, वो फेलियर हो जाती है। टाइम हो गया है। और साथ में वो क्या कर रहा है, पीस की बात करेगा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करेगा। वो क्या था बच्चे आपका, कि आप कहीं पर भी ट्रेड के लिए अपने शिप, क्योंकि उसके शिप पे अटैक हुआ था, फ्रीली आप क्या कर सकते हो, कोई भी शिप अपना कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हो, एक दूसरे के शिप के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, ऐसा उसने 14 वुडरो विल्सन पॉइंट में किया। साथ ही वो क्या बोलता है कि अब इस वॉर को खत्म करो। वॉर को खत्म करने के लिए सीज तो पहले कर देंगे, फिर एक ट्रीटी साइन होगी बेटा, ट्रीटी ऑफ वर्साय।
अब ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या थी? सबसे पहले तो क्या कर दिया आपके जर्मनी को गिल्ट ऑफ वॉर, यानी कल्प्रिट किसको बना दिया? क्या बेटा? मैम जो उनकी तरफ से जब उन्होंने रशिया ने जर्मनी के साथ वो किया था पीस ऑफ, उसका जो उन्होंने ट्रीटी साइन की थी वो, इसमें वो किसने की थी? लेनिन, वो कौन था? लेनिन था, और इधर से जर्मन का एक रिप्रेजेंटेटिव था मोहनस्लो। मतलब रशिया का रिप्रेजेंटेटिव था लेनिन। यस। ओके। चलो बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? आपके गिल्ट ऑफ वॉर किसको कर दिया कल्प्रिट? आपके जर्मनी को कर दिया। कल भी हम लोगों ने बात की थी जर्मनी को क्यों कल्प्रिट कर दिया, सुन रहे हो? यस मैम। ओके, मेरे को लगा एकदम साइलेंस हो गया ना। जर्मनी को कल भी हम लोगों ने बात की थी कि क्लास में सारे बच्चे खेल रहे हैं, सारे बच्चे हुड़दंग मचा रहे हैं, लेकिन लास्ट में एक बच्चे से ग्लास टूट जाता है। ग्लास टूटता है तो फिर बाद में टीचर पूछते हैं किसने किया, तो सब उस बच्चे को पॉइंट आउट कर देते हैं कि तेरी वजह से। सेम चीज इन लोगों ने की कि सारे लड़ रहे थे, मजे सबने लूटे हैं, लेकिन बाद में बोल दिया कि अगर जर्मनी यस ना करता, जर्मनी बिल्कुल भी ऑस्ट्रिया को यस ना करता, तो इतना बड़ा वॉर ही नहीं होना था। सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये इसको फाइन तो पे करना पड़ेगा। फाइन लगाओ भाई इसके ऊपर। अब फाइन के लिए क्या होगा, वो ऐसी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, वो आज नहीं करेंगे। टाइम बताओ मेरे को क्या हो गया, बस 2 मिनट रखिए ना। हाँ, इस ट्रीटी की तो बात कल कर लेंगे बेटा, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ और बता देती हूँ। जैसे ही आपका होगा ना इस वॉर को, ये इस ट्रीटी को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। एम्पायर का भी ग्रेवयार्ड बोलते हैं। किस किस एम्पायर का? सबसे पहले बात कर लेते हैं किसका हुआ था, जर्मन का। जर्मन का खत्म होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी। जोलरन जो आपकी डायनेस्टी थी विलियम काजर की, वो खत्म होगी। फिर ऑस्ट्रिया हंगेरी के अंदर भी हैब्सबर्ग डायनेस्टी खत्म होगी। दो डिफरेंट कंट्रीज बनेंगी ये लोग। तीसरे नंबर पे रशिया, क्योंकि रशिया की कंट्री में क्या हो गया था, रेवोल्यूशन, वहां पर भी रोमानोव डायनेस्टी का एंड हो गया है, वहां पर भी क्या आएगी, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी। फोर्थ नंबर पे ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर में खलीफा की बात की थी हम लोगों ने, खलीफा को खत्म कर दिया ऐसा। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग करेंगे ट्रीटी ऑफ एम्पायर की बात करेंगे। और जैसे ये ट्रीटी होगी, ये आपका क्या होगा, कुछ नई चीजें आई, इंट्रोड्यूस हुई, डिफरेंट कंट्रीज होंगी, क्योंकि जो कंट्री पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी अब वो अपनी कंट्री एग्जिस्ट करेंगी। जर्मनी भी किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि सारे उसको लोग बांट लेंगे। वाइमार रिपब्लिक के नाम से इंट्रोड्यूस होगा नया जर्मनी, और उसके साथ क्या है, यूएस जो है सुपर पावर बनेगा, और ब्रिटिश फ्रांस क्या है, कंसोलिडेटेड पावर बनेगी, क्योंकि सारी पावर अब उनके कंट्रोल में होंगी। और लीग ऑफ नेशन आएगी। लीग ऑफ नेशन के साथ साथ आपके क्या होंगे, राइज ऑफ हिटलर होगा। क्लियर बच्चे? ओके, ब्लेस यू बच्चे।